नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही मस्त चल रही होगी। पिछली क्लास के अंतर्गत हमने बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र को कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंतर्गत हमने चंबल नदी और बनास नदी दोनों की हमने डिटेल से बात कर ली थी। ठीक है, अभी हम जो तीसरा पार्ट आता है आपकी अपवाह तंत्र का, वो है आंतरिक अपवाह तंत्र। तो इस आंतरिक अपवाह तंत्र के आज इस लेक्चर के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं। आंतरिक अपवाह तंत्र में मतलब वे नदियाँ जिनका जो पानी होता है ना तो अरब सागरीय तंत्र के अंतर्गत जाता है, ना ही बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों में जाता है। इनका जो पानी होता है ये राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है, किसी अन्य नदी में नहीं जाती है। ये तो ये लिखा हो कि ऐसी नदियाँ जो विलुप्त हो जाती है या किसी भी सागर या महासागर में नहीं मिलती है, आंतरिक अपवाह तंत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत देखिए आपकी घग्गर नदी आती है, कातनी नदी आती है, कातली नदी, काकनेई नदी आती है, और भी बहुत सारी नदियां हैं। बाणगंगा नदी है ना, इसको भी हम क्या कर लेते हैं, अभी आंतरिक अपवाह तंत्र का हिस्सा मान लेते हैं। कई बार इसको उसमें भी मान लेते हैं, लेकिन आंतरिक अपवाह तंत्र के हम पढ़ने वाले हैं। तो भाई पहली नदी की जब बात करें तो पहली नदी आपकी हो जाएगी घग्गर नदी। पहली नदी कौन सी है? घग्गर नदी की बात करते हैं सबसे पहले। आराम से पढ़ना भाई, पूरी चीज़ यहाँ पर क्लियर करेंगे, यहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं रहेगी इस डायग्राम के माध्यम से। देखिए घग्गर नदी का जो उद्गम होता है ये आपका होता है शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से। घग्गर नदी का उद्गम शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है। यहाँ से निकलने के बाद ये हिमाचल से प्रवाहित होते हुए फिर हनुमानगढ़ ना, हनुमानगढ़ में एक स्थान है भाई टिब्बी। हनुमानगढ़ में यहाँ पर एक स्थान है जो टिब्बी कहलाता है। टिब्बी के अंदर टिब्बी तहसील का एक गांव है तलवाड़ा। टिब्बी तहसील का एक गांव है तलवाड़ा, और तलवाड़ा गांव के अंदर ये राजस्थान में प्रवेश करती है। तो ये याद रख लेना भाई, राज्य में जो प्रवेश होता है, ये क्वेश्चन बनता है कई बार कि राज्य में प्रवेश है ये टिब्बी तहसील से होता है। और टिब्बी तहसील का कौन सा गाँव? तलवाड़ा गाँव, जो कि हनुमानगढ़ में पड़ता है। ठीक है, हनुमानगढ़ में प्रवेश करने के बाद तलवाड़ा गांव के नज़दीक ही यहाँ पर तलवाड़ा झील बनी हुई है। इसके ऊपर देखिए तिलवाड़ा शब्द है वो तो बाड़मेर से संबंधित है, जबकि तलवाड़ा शब्द वो आपकी हनुमानगढ़ से संबंधित है। यहाँ पर तलवाड़ा झील बनी हुई है हनुमानगढ़ में ही, तलवाड़ा गांव के निकट। ठीक है, इसी नदी के किनारे हनुमानगढ़ में भटनेर दुर्ग बना हुआ भाई। इसी नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे भटनेर दुर्ग स्थित है हनुमानगढ़ के अंदर, ये आप देख सकते हैं। ओके, और हनुमानगढ़ में आप यहाँ पर याद रख सकते हैं भाई, अगर कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना कि सभ्यता से संबंधित आपको अगर कोई ट्रिक लगानी हो, तो सीधा सा मतलब है सभ्यता आपकी किसी न किसी नदी के किनारे ही मिलेगी। तो इस नदी के किनारे कौन कौन सी सभ्यता स्थित है भाई? एक तो कालीबंगा सभ्यता है, एक पीलीबंगा है, एक रंग महल है। ये तीन सभ्यता इस नदी के किनारे हैं। अब हनुमानगढ़ में प्रवाहित होने के बाद श्री गंगानगर में आती है। श्री गंगानगर के बाद में अनूपगढ़ में प्रवाहित होती है, और अनूपगढ़ के बाद में ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये इसका अपवाह तंत्र होता है भाई। एक बार अच्छे से इसको दोबारा से रिपीट कर लेना, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं भाई? इसका उद्गम पूछा जा सकता है शिवालिक की पहाड़ी हिमाचल प्रदेश। राज्य में प्रवेश टिब्बी तहसील तलवाड़ा गांव हनुमानगढ़ में राज्य में प्रवेश होता है। इसके किनारे पर कालीबंगा सभ्यता, पीलीबंगा और रंग महल सभ्यता विकसित हुई है। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में क्या कहा जाता है? नाली या नट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, पूछा गया ये कि हनुमानगढ़ में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली या नट, बग्गी या काठी भी कहते हैं भाई इसको। ठीक है, आगे देखिए, पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। इस नदी को भी हकरा कहते हैं भाई। पाकिस्तान में इस नदी या इसका प्रवाह क्षेत्र हकरा कहलाता है। इसके उपनाम क्या क्या हो सकते हैं? इसको सरस्वती कहा जाता है, मर्त नदी भी इसे कहते हैं भाई, पूरव का शोक नदी भी इसे कहा जाता है, द्वेषदती नदी भी इसे कहते हैं, सोतर नदी भी इसे कहा जाता है। तो ये इस नदी के उपनाम है जो आपको याद रखने भाई। राज्य की एकमात्र नदी है जिसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है भाई। अभी जो पढ़ी है ना पीछे हमने, वो अंतर्राज्यीय नदी मान सकते हैं, लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी है क्योंकि ये पाकिस्तान में जाती है। भारत की आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है। भारत के अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी ये 465 किलोमीटर लंबाई है इसकी। आंतरिक अपवाह तंत्र की
65 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस नदी के किनारे हरियाणा में ओट्टू झील तथा बनावली सभ्यता का विकास हुआ था भाई, हरियाणा के अंदर। तो ये हमने घग्गर नदी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके समझा दिए भाई। एक बार आप भी इस चीज़ को एक बार और देख लेना, कोई समस्या नहीं होगी, पूरी चीज़ क्लियर हो जाएगी, इनसे बाहर कुछ भी नहीं पड़ेगा। ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग नोट्स तैयार किए गए हैं। अब हम बात करते हैं कातली नदी की बात करते हैं। कातली नदी, देखिए कातली नदी जो होती है इसका उद्गम कहाँ होता है? इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियों से होता है। और खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ है? सीकर में। ये है खंडेला की पहाड़ियाँ, इनसे आपकी नदी निकलती है कातली नदी। ठीक है, ये रही भी कातली नदी। ये कातली नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है भाई? नीम का, सीकर से तो निकलती है, फिर ये नीम का थाना जिले के अंतर्गत आती है। नीम का थाना के बाद में ये झुंझुनू जिले में प्रवाहित होती है। तो 3 जिलों में प्रवाहित होती है ये, क्योंकि पहले तो 2 ही जिले थे, क्योंकि नीम का थाना अब की बार जिला बनाया गया तो 3 जिले हो जाएंगे, सीकर, नीम का थाना, झुंझुनू। इसका जो अपवाह क्षेत्र है ना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई, कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता? तोरावाटी कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीम का थाना के अंतर्गत 2 सभ्यताएं इस नदी के किनारे विकसित हुई है, एक तो गणेश्वर सभ्यता और एक सुनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता में इस नदी को ताम्रज नदी कहा जाता था, और ये दोनों सभ्यता नीम का थाना में उत्पन्न हुई थी। पहले से हम सीकर मानते थे भाई, और सुनारी सभ्यता को हम झुंझुनू मानते थे, लेकिन वर्तमान में ये नीम का थाना का स्थान है, तो इस कारण इसको गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता को हम नीम का थाना ही करेंगे भाई। ठीक है, तो सीकर खंडेला की पहाड़ियों से निकलती है, नीम का थाना झुंझुनू तक प्रवाहित होती है, और गणेश्वर सभ्यता, सुनारी सभ्यता इस नदी के किनारे स्थित है। कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र वो सीकर, नीम का थाना में तोरावाटी कहलाता है। सीकर और नीम का थाना में तोरावाटी कहलाता है। राजस्थान की पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी है भाई, आंतरिक अपवाह तंत्र की। देखिए अभी हमने घग्गर नदी में भी पूछा था कि सबसे लंबी नदी है, लेकिन वो आंतरिक अपवाह तंत्र की होते हुए वो अंतर्राष्ट्रीय नदी है, क्योंकि वो पाकिस्तान में भी प्रवाहित होती है, और इधर आपकी हम बात करें हिमाचल प्रदेश से चलकर आती है, जबकि राजस्थान में पूर्णतः आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कातली हो जाएगी। नेक्स्ट आती है काकनी नदी। काकनी नदी को हम काकनी नदी भी कहते हैं, मसूरदी नदी भी कहा जाता है इसे, काकनी या मसूरदी नदी भी इसे हम कहते हैं। तो इसके उद्गम की हम बात करें तो राजस्थान की सबसे छोटी नदी मानी जाती है भाई ये काकनी नदी, राजस्थान की सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम कोटरी पहाड़ी जैसलमेर से होता है, कोटरी पहाड़ी जैसलमेर से इसका उद्गम होता है, और इसी नदी के ऊपर बुझ झील बनी हुई है, ये देख सकते हैं आप, इसी नदी के ऊपर बुझ झील बनी हुई है जो जैसलमेर में है। और इसका जो संगम होता है ना, ये मीठा की खाड़ी जैसलमेर में ये विलय हो जाती है, मीठा की खाड़ी जैसलमेर में विलय हो जाती है, मतलब एक ही जिले में प्रवाहित होती है, काकनी नदी या काकनी नदी। आगे हम रूपारेल नदी की बात करते हैं। रूपारेल नदी, रूपारेल नदी का उद्गम ये उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है, उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से इसका उद्गम होता है, और अलवर में प्रवाहित होने के बाद ये डींग में प्रवेश करती है भाई, डींग में, और डींग में एक बांध बना हुआ है, इस नदी के ऊपर डींग में एक बांध बना हुआ है, सीकरी बांध। ये पहले भरतपुर का भाग हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में ये इसी का भाग है, डींग में सीकरी बांध स्थित है रूपारेल नदी के ऊपर। फिर ये डींग से प्रवाहित होते हुए भरतपुर में प्रवेश करती है भाई, और भरतपुर में इसके ऊपर 9 सभ्यता विकसित हुई थी भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भरतपुर में इसके ऊपर 9 सभ्यता विकसित हुई थी रूपारेल नदी के ऊपर, और भरतपुर में ही ये आगे जाकर के एक झील का निर्माण करती है, मोती झील, उसी में जाके विलय हो जाती है मोती झील के अंदर। तो मोती झील का निर्माण करती है रूपारेल, और मोती झील को भरतपुर की जीवन रेखा कहा जाता है भाई, भरतपुर की जीवन रेखा कहते हैं मोती झील को। मोती झील में से हरित शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी झील है जिसके अंतर्गत हरित शैवाल के द्वारा नाइट्रोजन युक्त खाद बनाई जाती है? तो मोती झील कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है। कौन सी नदी पर है? तो ये आ जाएगी रूपारेल नदी पर। ओके, आगे रूपनगढ़ नदी की बात करते हैं। रूपनगढ़ नदी, तो इसका जो उद्गम होता है ये नसीराबाद पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है, नसीराबाद पहाड़ी अजमेर से इसका उद्गम होता है, और ये रूपनगढ़ नदी अजमेर में प्रवाहित होकर ही अजमेर में ही इसके ऊपर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ बनी हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये निम्बार्क संप्रदाय की पीठ इसी नदी के ऊपर स्थित है, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में, सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर में है निम्बार्क संप्रदाय की पीठ।
और अजमेर में प्रवाहित होने के बाद ये जयपुर ग्रामीण में प्रवेश करती है और जयपुर ग्रामीण में ये सांबर झील में जाके के विलय हो जाती है। देखिए कितना महत्वपूर्ण है। रूपनगढ़ नदी नशीराबाद की पहाड़ियों से निकलती है अजमेर से, अजमेर में इसके ऊपर निम्बार्क संप्रदाय की पीठ बनी हुई है सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में, फिर जयपुर ग्रामीण में आगे जाकर के सांबर झील में विलय हो जाती है। आगे आती है साबी नदी। साबी नदी की बात करें तो इसका उद्गम वो सेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली से होता है। साबी नदी का उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ कोटपुतली से होता है। इस नदी के किनारे जोधपुरा सभ्यता, जो कोटपुतली बहरोड में है, जोधपुरा सभ्यता विकसित हुई थी साबी नदी के किनारे, और यह नदी कोटपुतली, बहरोड, खेरथल, तिजारा इन 2 जिलों में प्रवाहित होती है। आगे आती है मेथा नदी। मेथा नदी का जो उद्गम होता है ये मनोर थाना जयपुर ग्रामीण से होता है। मनोर थाना जयपुर ग्रामीण से मेथा नदी का उद्गम होता है। इसके संगम के ऊपर सांबर झील है भाई, ये जो होती है, सॉरी संगम नहीं, मेथा झील है, ये सांबर झील में जाके विलय हो जाती है। कहाँ पर मिलती है मेथा झील? तो सांबर झील में विलय होती है जयपुर ग्रामीण में। यह नदी जयपुर ग्रामीण तथा डीडवाना कुचामन में बहती है, यानी कि 2 जिलों में प्रवाहित होती है, 2 जिलों में बहती है और फिर बहने के बाद सांबर झील में जाके विलय हो जाती है। इस नदी के किनारे लूणवा के जैन मंदिर, जो डीडवाना कुचामन में स्थित है भाई, लूणवा के जैन मंदिर डीडवाना कुचामन में स्थित है, मेथा नदी के किनारे। ये बाणगंगा नदी आ गई है भाई। इसको हम पहले बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र का हिस्सा मानते थे, लेकिन वर्तमान में ये आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी बन गई है। इसका उद्गम बैराट की पहाड़ियाँ कोटपुतली बहरोड से होता है भाई। पहले जयपुर में आती थी, लेकिन वर्तमान में कोटपुतली बहरोड में है बैराट की पहाड़ियाँ। इसका उपनाम है अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी भी कहते हैं इसको। अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी कहा जाता है। अर्जुन की गंगा क्यों कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि अर्जुन ने तीर चला करके इस नदी का निर्माण किया था। ये नदी पहले यमुना में मिलती थी, लेकिन अब इस आगे खिसक जाने के कारण नहीं मिल पाती है। अब आगे खिसक जाने के कारण नहीं मिल पाती है, इसलिए इसे रुंडित सरिता नदी कहते हैं भाई, रुंडित सरिता कहा जाता है। और इसका प्रवाह क्षेत्र है कोटपुतली, जयपुर ग्रामीण, दौसा, भरतपुर इन जिलों में प्रवाहित होती है बाणगंगा नदी भाई। एक बार इस नदी का एक डायग्राम के माध्यम से पढ़ लेते हैं भाई। देखिए बैराट की पहाड़ी कोटपुतली बहरोड से ये नदी निकलती है और ये बहरोड कोटपुतली में प्रवाहित होने के बाद जयपुर ग्रामीण में प्रवेश करती है। जयपुर ग्रामीण में इसके ऊपर एक बांध बना हुआ है, जमुआ रामगढ़ बांध, जो जयपुर ग्रामीण में स्थित है। जमुआ रामगढ़ बांध जो कौन सी नदी पर है भाई, ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो बाणगंगा नदी पे बना हुआ है, बाणगंगा नदी पर है जमुआ रामगढ़ बांध। जयपुर ग्रामीण में प्रवाहित होने के बाद ये दौसा में प्रवाहित होती है, दौसा के बाद में भरतपुर में प्रवाहित होती है और भरतपुर के अंदर एक बांध और बना हुआ है और उस बांध का नाम है अजान बांध। तो ये भी पूछा जाता है भाई अजान बांध किस नदी पर है, तो अजान बांध स्थित है आपकी बाणगंगा नदी पर। जयपुर में तो जमुआ रामगढ़ बांध और भरतपुर में अजान बांध, तो ये 2 बांध स्थित हैं भाई बाणगंगा नदी पर। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जा सकते हैं। आगे हम खारी नदी की बात करते हैं। खारी नदी, इसका उद्गम जो होता है ये कुचामन से होता है, संगम सांबर झील में। भाई सांबर झील में 2 झील हम ऊपर बात कर चुके हैं, ये तीसरी झील है जो सांबर झील में जाके की विलय होती है। ठीक है, इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये कुचामन में प्रवाहित होती है और जयपुर ग्रामीण में प्रवाहित होती है। अब देखिए यहाँ पर कुचामन से निकलती है इधर से खारी नदी, ये खारी नदी कुचामन से निकलती है और इधर से खंडेला से निकलती है खंडेला नदी, खंडेला से खंडेला नदी निकलती है। और इधर मनोर थाना जो है ना, इधर मनोर थाना जयपुर ग्रामीण से निकलती है मेडा या मेंढा नदी, मेथा या मेंढा नदी है, ये मनोर थाना जयपुर ग्रामीण से निकलती है। और नशीराबाद अजमेर की, नशीराबाद अजमेर ब्यावर में, नशीराबाद की पहाड़ियों से निकलती है नदी रूपनगढ़, जो अजमेर से निकलती है। देखिए इधर से रूपनगढ़, इधर से मेथा और इधर से खंडेला और इधर से खारी, ये जो चारों नदियां हैं ये जाकर के कहाँ पर विलय होती है, तो सांबर झील में जाके विलय होती है। सांबर झील में जाकर के विलय हो जाती है चारों ही नदियाँ। कुचामन से निकलने वाली खारी नदी, खंडेला से खंडेला नदी, मेथा मनोर थाना से, और इधर से एक रूपनगढ़ नदी जो अजमेर से निकलती है नशीराबाद पहाड़ी। तो ये चारों नदियाँ जाकर के सांबर झील में विलय हो जाती है। तो पूछा जा सकता है भाई कौन सी नदियाँ सांबर झील में विलय होती है, तो चारों के याद होने चाहिए नाम। कांकुड़ नदी की बात करें तो कांकुड़ नदी जो होती है उद्गम इसका भरतपुर से होता है भाई, कांकुड़ नदी का उद्गम भरतपुर से उद्गम होता है। तो ये नदियों के बारे में पूरी डिटेल से हमने बात कर ली। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बच जाते हैं, वो भी यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं भाई। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, कुल जल ग्रहण
एक क्षेत्र में पानी की जो मात्रा होती है, एक क्षेत्र में पानी की मात्रा, वो कुल जल ग्रहण कहलाता है, जल ग्रहण क्षमता। कुल प्रवाह क्षेत्र या अपवाह क्षेत्र की हम बात करते तो एक नदी तथा उसकी सहायक नदियों का जो एक नदी और जो उसकी सहायक नदियां हैं, इन सभी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको हम अपवाह क्षेत्र कह देते हैं कुल। देखिए बंगाल की खाड़ी की बात करें तो इसकी कुल जल ग्रहण क्षमता है वो 53.13% है, 53.13%, जबकि इसका प्रवाह क्षेत्र वो है 24% है। अरब सागर की बात करें तो अरब सागर का 35.11% है जल ग्रहण क्षमता और कुल प्रवाह क्षेत्र इसका 16% है। आंतरिक अपवाह क्षेत्र की बात करें तो ये 11.76% है कुल जल ग्रहण की हम बात करें, जबकि प्रवाह क्षेत्र इसका 60% है भाई, सबसे अधिक यही है प्रवाह क्षेत्र, जबकि सबसे अधिक जल क्षमता आपकी बंगाल की खाड़ी की हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं सबसे कम और सबसे ज़्यादा। अब नदियों के अकॉर्डिंग हम बात करें, देखिए कुल प्रवाह क्षेत्र और जल ग्रहण। चंबल नदी की कुल प्रवाह क्षेत्र की बात करें तो 20.9% है, लूणी नदी का 10.4% है, माही नदी का 4.8% है, साबरमती नदी का 1% और बनास नदी का 0.90% है। ठीक है, जल ग्रहण क्षमता की, ये तो प्रवाह क्षेत्र है, सबसे अधिक चंबल और फिर बनास याद रख सकते हैं इस प्रकार से, सबसे अधिक चंबल का होता है प्रवाह क्षेत्र। जल ग्रहण क्षमता की बात की तो जल ग्रहण क्षमता सबसे ज़्यादा बनास नदी की है 27.50, लूणी नदी की इसके बाद में 20.12, चंबल नदी की है 17.15 और माही नदी की 9.46 यानी कि 46%। तो ये कुल प्रवाह क्षेत्र और जल ग्रहण क्षमता की हमने यहाँ पे बात कर ली है भाई। अब संभागों की बात कर लेते हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार से नदियाँ बहती। देखिए बीकानेर संभाग की बात करें तो इसमें केवल आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत ही नदियाँ आती है, उसी में शामिल किया जाता है बीकानेर संभाग को, क्योंकि इसमें हनुमानगढ़ गंगानगर बीकानेर संभाग में आती है। जोधपुर संभाग की बात करें तो इसमें आंतरिक व अरब सागरीय तंत्र की नदियाँ आती है, जोधपुर में लूणी नदी प्रवाहित होती है भाई, और आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी भी इसके अंतर्गत आती है जैसलमेर वगैरह में। पाली संभाग की बात करें तो इसमें केवल अरब सागरीय अपवाह तंत्र की नदी आती है जो लूणी होती है। उदयपुर संभाग की बात करें तो इसमें अरब सागर अपवाह तंत्र की नदी भी आती है और बंगाल खाड़ी की अपवाह तंत्र की नदियाँ भी आती है। अजमेर संभाग की बात करें तो इसमें अरब सागर, बंगाल की खाड़ी व आंतरिक अपवाह तीनों ही प्रकार की नदियाँ देखने को मिलती है। सीकर संभाग में केवल आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी आती है। कोटा संभाग में केवल बंगाल की खाड़ी से संबंधित। भरतपुर संभाग में आंतरिक व बंगाल की खाड़ी दोनों ही प्रकार की। बांसवाड़ा संभाग में केवल अरब सागर और जयपुर संभाग में आंतरिक व बंगाल की खाड़ी दोनों ही प्रकार की नदियाँ होती है। चूरू एकमात्र ऐसा जिला है भाई जिसके अंदर आपको किसी भी प्रकार की नदी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका जो अपवाह तंत्र वाला टॉपिक है वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है भाई। नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन टॉपिक हम लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।